नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, नॉन स्टॉप डिबेट, हम जो बातचीत कर रहे हैं बजट के ऊपर। और बजट क्यों खास है, आम आदमी के लिए क्या कुछ उसमें किया गया, ये हम शुरू से चर्चा करते ही हुए आ रहे हैं। आम आदमी को क्या कुछ राहत मिली, सबसे ज्यादा राहत जो मिली है वो मिडिल क्लास को मिली है। एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा उन्हीं की थी। हर बार सिर्फ उनकी बात होती थी, होता ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो अपने आप में एक अविस्मरणीय पल समझ में आ रहा है लोगों को। हालांकि जैसे जैसे परतें खुलेंगी उसके बारे में और भी डिटेल्स निकलकर सामने आएगी, लेकिन मोटा मोटी यदि समझा जाए तो मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत मिली है। 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री रखा गया है और ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ ही यदि बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, एमएसएमईज की, रियल एस्टेट की, उनके लिए क्या कुछ निकल कर आया, क्या उनके उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरा है, यह अपने आप में कई बड़े सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ फॉरेस्ट डेवलपर के निदेशक संजू भड़ाना साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लगातार शिवेंद्र पांडे साहब भी बने हुए हैं। स्वागत है आप दोनों का। हमारे साथ विनय राय साहब भी बने हुए हैं, मैनेजिंग एडिटर है एपीएन के। और इसके साथ ही हमारे साथ यशस्विनी रामास्वामी जी भी बनी हुई है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। भड़ाना साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। अब देखिए, बात हमने की कॉमन मैन की, हम करते चले आ रहे हैं, बात हमने की किसानों की, अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई लोन्स के चलते उस ओर बढ़ने से पहले 100 बार सोचते हैं। रियल एस्टेट को क्या आप बूस्ट के तौर पर देख रहे हैं? क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी बजट उसे मैच कर पा रहा है, या कुछ गुंजाइश और थी जो बाकी रह गई? देखिए कुणाल जी, जैसा आपने सवाल ये किया रियल एस्टेट से जुड़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ना कि सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि इस बजट ने काफी लोगों को बहुत राहत दी है। और अगर स्पेशली रियल एस्टेट के ऊपर बोले तो एक स्वामी करके जो फंड को देखा जाए तो ना कि आज के बजट में 2020 में भी 25,000 करोड़ रुपए स्वामी फंड के तहत गवर्नमेंट ने दिया, जिसकी वजह से मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो आज लगभग 50,000 फ्लैट जो अटके हुए फ्लैट थे, स्पेशली नोएडा में या किसी भी सिटी की बात करें, तो उसको इस तरह से एलोकेट किया था कि 50,000 फ्लैट पूरे हो पाए। और जो इस बजट में मोटे तौर पर, जैसे आपने कहा, भी परतें खुलेंगी, बट इनिशियली फेस में बात करें तो 45,000 लगभग घरों को और पूरा करने का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के रिफॉर्म्स ही मैं बोलूंगा इनको, और इस तरह के ऐतिहासिक बजट में इस तरह से काम करना ये वाकई बहुत तारीफ के लायक है। और इस बजट से अफोर्डेबल में भी कहीं ना कहीं हर तरह के रियल एस्टेट के हाउसेस को ध्यान में रखते हुए ये बनाया है। और जैसा कि मुझे सरकार की इंटेंशन से लग रहा है, कहीं ना कहीं अभी बजट में उसको उस तरह नहीं खोला है, बट एक फिलर ये भी आ रहा है कि अभी 50,000 फिर 45,000, कहीं ना कहीं 1 लाख घरों का टारगेट है सरकार का कि स्वामी जैसे फंड। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको कि जो स्वामी ये फंड है कुणाल जी, ये स्पेशली उन बिल्डरों पे बड़ा फोकस करता है जो एक डिफॉल्ट की तरफ चले गए हैं, जो लोगों के घर अटके हुए हैं, लोगों को ईएमआईज पैरेलली लगी हुई हैं, रेंट उनके लगे हुए हैं और उसके बावजूद उनको घर नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बड़े रियल एस्टेट के तौर पर इस चीज को समझ पाया हूँ कि इस सरकार की इंटेंशन भी बड़ी अच्छी है। और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बजट से अलग भी आपको बताऊं, देखिए मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूं, वहां मैं अपनी रियल एस्टेट में मैं काम कर रहा हूं जी। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की में भी बीजेपी सरकार ने, आप मानिए, इतने रिफॉर्म्स पिछले मैं कहूंगा 50 सालों में भी नहीं हुए। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ जो बिल्डिंग कोड चलता था वो 1967 चलता था। सो दैट मीन कि पंजाब शेड्यूल को ही लेके चल रहे थे। तो 2017 में वहां भी सरकार अपना बिल्डिंग कोड लेके आई, रिफॉर्म्स लेके आई। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट में बड़े फेयरली इस चीज पे फोकस्ड भी है और बहुत सटे हुए तौर पर ये फोकस है, चाहे वो रेरा का रिफॉर्म्स हो, चाहे वो पॉलिसीज के रिफॉर्म्स हो, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग के रिफॉर्म्स हो। बट मैं अगर अपने तौर पर बात करूं तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद दिस बजट और पूर्ण रूप से इसमें रियल एस्टेट पे ध्यान दिया। चलिए, और आपकी सेटिस्फैक्शन जरूरी है क्योंकि आपके सेटिस्फैक्शन से ही रिजल्टेंट डिसाइड होता है। और एक कॉमन मैन ये सोचता है कि चलो भाई, अब सेटिस्फाइड है तो कम से कम हम भी कुछ सेटिस्फाई हो सकते हैं। अब देखिए शिवेंद्र पांडे सर, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाने, चेक करने में आप माहिर हैं। अब ये भी बता दीजिए कि जो कॉमन मैन है
जो भारत का एक आम नागरिक है, क्या उसका बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, सुधरता हुआ नजर आ रहा है, या फिर मोटा मोटी संभलता हुआ नजर आ रहा है? आप इसे कैसे आंकते हैं? इस पूरे बजट के प्रावधानों को यदि अभी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि इट इज टू अर्ली टू कमेंट, लेकिन फिर भी प्राइमा फसाई आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए कुणाल जी, जहाँ तक हम इस बजट की बात करें, जो एक बीजेपी गवर्नमेंट का मकसद था कि हमें मिडिल क्लास को मैक्सिमम उनकी अर्निंग बढ़ानी है। मिडिल क्लास या फॉर दैट मैटर जो मेरा सैलरी क्लास है वो बीजेपी सपोर्टर रहा है और उन्होंने इनको वोट दिया है। ये जो बजट में चेंजेस लाए गए उसको देखते हुए ये देखा जाए, हमने इतना कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप 7 लाख से उसको 12 लाख लेके जाएंगे एग्जेम्पशन लिमिट। 9 कर सकते थे, 10 कर सकते थे, लेकिन अगर हम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो कभी इतना लंबा एग्जेम्पशन लिमिट नहीं आया आज तक। जैसे संजय जी ने बोला कि रियल एस्टेट भी ओवरऑल इन्होंने एक एड्रेस करने की कोशिश करी है, और जैसे कहा जाता है एक दिन में सारी चीजें नहीं की जा सकती, ओवर द टाइम पीरियड बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 10 सालों से करती आई है। इम्पैक्ट हैं उसके जो कि हमें लॉन्ग रन में दिख भी रहे हैं और दिखेंगे भी। एक इस बजट में जो मुझे पर्सनली लगता है, न्यू रिजीम में इन्होंने स्लैब रेट बढ़ा दिए, सब कुछ करा। एक अगर ये और चेंज कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि जो हमारे होम बायर्स लोन ले रहे हैं उसका डिडक्शन न्यू रिजीम में नहीं दिया जाता है। वो अगर ये कहीं से उसको एड्रेस करते तो वो मुझे काफी इम्पैक्ट करता। नहीं, ये बात तो ठीक है निकलकर साहब। अब देखिए क्या दिलचस्प ये बात भी है कि आज बजट के ऊपर चर्चा हो रही है और बजट के ऊपर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है भला? विनय सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर देखिए, बात उत्तर प्रदेश की ही करेंगे। ताजा कमेंट है अखिलेश यादव साहब का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये बजट के आंकड़ों में हमें उलझा रहे हो, मौत के आंकड़े भी तो पब्लिश कर देते। क्या राजनीति बजट के साथ घालमेल एक ऐसा घालमेल है जिसके बिना इंडिया की राजनीति नहीं चल सकती? आज के दिन भी राजनीति करने की क्या जरूरत है, अहमियत है, या फिर बजट कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है जिसपे फौरी तौर पर किसी को भी कमेंट करने में शायद थोड़ी तकलीफ हो रही है, या कहानी कुछ और है? आपको क्या लगता है विनय सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कितना भी अच्छा बजट क्यों न पेश करें, विपक्ष का काम होता है उसकी आलोचना करें, क्योंकि अगर वो भी समर्थन करने लग जाएंगे फिर विपक्ष क्यों कहलाएंगे। यहाँ सवाल सीधे तौर पर है कि हर सरकार ये चाहती है कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनको एड्रेस किया जाए, किस तरीके से उनको राहत दिया जाए। और इससे सरकार ने कम से कम जो रियल एस्टेट टैक्स है, आपको याद होगा, पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया। जिन लोगों ने ये खर्च किया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आपको याद होगा ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन का पूरा जिक्र कर दीजिए, क्योंकि लैंड से लेकर के उसके कंप्लेंट्स में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उससे कई लोगों के पैसे फंसे। और आपको याद होगा, खासतौर मैं रियल एस्टेट में आम्रपाली का जिक्र करूंगा, जिसमें कोर्ट रिसीवर तैनात करना पड़ा, फिर उसका डिस्पोजल करने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से बायर्स को घर मिल जाए। तो सरकार की कोशिश जरूर रही है। इस साल से जो 12 लाख तक लेके गई, उसमें उसका प्रयास है कि आपका जो पैसा सेविंग हो रहा है उसको आप इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करने के साथ ऐसे जगह इन्वेस्ट करिए जिससे आपको फायदा हो। अगर ये आपको एक छत मिल जाती है तो कहने के लिए होगा कम से कम आपको एक सरकार ने एक सहारा दिया। आप दूसरी तरफ देखिए, जो फूड सप्लायर, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस सरकार ने किया। लगभग 1 करोड़ ऐसे लड़के हैं जो कि फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो उनको भी इस बेनिफिट के दायरे में लाया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि मेडिकल कोर को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है कि 5 साल के अंदर 75,000 सीटों का इजाफा करेंगे कि हमारा यूथ भी नाराज ना हो। तो आप एक तरफ पढ़ने के लिए हर भाषाओं में डिजिटल आप बुक उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं हिंदी किसी को समझ नहीं आती, कहीं तमिल समझ में नहीं आती, तो कम से कम ई बुक के माध्यम से हम सबको एड्रेस कर सकें। तो सरकार ने पूरे बजट को प्रयास तो ही किया है कि हम एक तरफ मखाना बोर्ड बना रहे हैं, एक तरफ दाल उत्पादन करने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, तो किसानों की क्रेडिट लिमिट को भी बढ़ा के 5 लाख कर रहे हैं। एमएसएमई के जो लोग हैं उनको हम 10 करोड़ लोन की भी बात कर रहे हैं कि हम दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब आप काम करते हैं तो आप अपनी नियत को कोशिश यही करते हैं कि हमारा वोटर भी एड्रेस हो, हमारा जनमानस भी एड्रेस हो, लेकिन विपक्ष इसमें कमियां निकालता है। सवाल इसमें सबसे बड़ा है कि जो हमारे मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जो बिजनेस माइंडसेट से जो लोग काम करते हैं, वो इसको ठीक से परखेंगे। क्योंकि कभी तत्काल बजट आया है, अभी 1 सप्ताह बाद इनकम टैक्स बिल भी सरकार लेके आगे जा रही है, इसमें कोई संशोधन का काम होगा, इसमें किस तरह से उसको सरल बनाया जाए। 1 सप्ताह हमको उसको भी इंतजार करना पड़ेगा, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट एड्रेस करती है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार हर दिशा में अच्छा काम करने का प्रयास करे, चाहे वो
एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, चाहे एयरपोर्ट की बात हो, चाहे एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे कल कारखानों की बात हो। एक बड़ी बात सरकार ने और की है, खिलौनों पर बड़ा फोकस किया सरकार ने, और उसमें उसने जो बात कही है कि हम इसमें ग्लोबली मार्केट का मार्केट क्रिएट करेंगे। हमको लगता है कि सरकार को ये पता है कि खिलौनों का मार्केट बहुत बड़ा है, और हम एमएसएमई के माध्यम से इसको भी फोकस करेंगे तो एक रोजगार भी देंगे, और जो बाहर से खिलौने हमको इम्पोर्ट करने पड़ते हैं उससे भी हमको शायद निजात मिल जाए। तो एक्सप्रेस तो अच्छा है, लेकिन इसकी व्याख्या एक दिन में, इतने बड़े बजट की व्याख्या एक दिन में नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन मोटे तौर पर सरकार की सबको खुश करने का प्रयास है कि सब खुश रहें। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। और यशस्विनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। यशस्विनी जी, आपको क्या लगता है, सपनों का बजट, उम्मीदों का बजट, ये सारे सपने सारे सेक्टर्स के लिए फुलफिल हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की बात करके सरकार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला है और बाकी सारी चीजों को ओवरशैडो कर दिया गया है? यानी मेरा पूछने का आशय यह है, सबके लिए विन विन सिचुएशन है कि नहीं? जी, मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातों से मुझे थोड़ा डिफिकल्टी होती है, और राजनीति से तो हम दूर हैं। तो आपने सवाल अच्छा पूछा है। मेरे हिसाब से एक इक्का निकला है, बट ओवरऑल ये जो बजट की कैपेबिलिटी और पोटेंशियल हो सकती थी, थोड़ी सी निराशजनक है। बड़े बड़े बातें होती हैं, इंडिया हैज टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ऐसी बातों से अगर आप देखें तो फोकस स्टार्टअप पे होना चाहिए, फोकस एक डिजिटल इकोनॉमी पे होना चाहिए हमारा। जो उसके हिसाब से अगर आप मेजर्स देखें, अनाउंसमेंट देखें, तो हमको नहीं लगता है कि कोई बड़ी रिलीफ मिली है या कोई एक बोल्ड स्टेटमेंट आया है। मोर और लेस जो स्टेटस को मेंटेन किया गया है, उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं। ये शॉर्टेस्ट बजट है अगर आप देखें, 74 मिनट्स में निर्मला सीतारमण जी ने इसको खत्म कर दिया। हाँ, ये तो एक तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बजट का जो भाषण है जल्दी खत्म हो गया, लेकिन इसके साथ कई सवाल है जो खड़े हो गए, जिस ओर आप भी इशारा कर रही हैं। आप स्टार्टअप्स की बात कर रही हैं, आपको क्या लगता है स्टार्टअप्स के लिए, उद्योग के लिए कैसा बजट होना चाहिए? क्योंकि अब जिस हिसाब से बात की जा रही है उस हिसाब से क्या कुछ फायदा अभी फौरी तौर पर आपको देखने में मिल रहा है, या फिर आप थोड़ी सी निराश हुई जिस ओर आप इशारा कर रही हैं? मैं थोड़ी सी निराश हुई हूँ। मेरे कारण काफी क्लियर हैं। एक, जो ये फंड ऑफ फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये फंड ऑफ फंड्स 2016 में अनाउंसमेंट हुई थी इसकी। 10,000 करोड़ तभी भी अनाउंस हुआ था। हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, एक रिपोर्ट कार्ड। अगर आप रिमेम्बर करें, मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने बोला था हम रिपोर्ट कार्ड छापेंगे हमारे परफॉर्मेंस का। तो जो ये वादे होते हैं, ये जो अनाउंसमेंट होते हैं, वो अच्छी है, इंटेंशन सबकी अच्छी होती है, लेकिन इसका जो लास्ट माइल इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें मुझे लगता है कि सरकार को और मेहनत करनी चाहिए। और ये जो फंड ऑफ फंड्स, अगर आप देखें, स्टार्टअप एक इकोसिस्टम बना है हमारे देश में। लगभग यूनिकॉर्न्स को ही देख लें आप, 108 यूनिकॉर्न्स हैं जो लगभग $340 बिलियन का जो वैल्यूएशन रखती हैं। और अगर आप फ्यूचर को थोड़ा देखें, अगर इंडिया $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और तेजी से प्रगति करना चाहता है, तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो एक $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन करने की एक पोटेंशियल रखता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें मुझे ज्यादा एक बोल्ड सपोर्ट जो सरकार की तरफ से चाहिए, क्योंकि मार्केट ग्लोबल है। एंड जो लोग इनकम टैक्स रिलीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, इट इज गुड न्यूज। बट मेरा मानना ये है कि अगर इनकम ही नहीं है और अगर हम जॉब लॉस के एक एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स का एक डिस्कशन लेके मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ी ठीक है, वैलिड पॉइंट्स। अब देखिए, संजू सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम रियल एस्टेट की भी बात कर रहे हैं, लोगों के घर की बात कर रही है। तो संजू सर, एक सवाल ये भी बनता है कि जो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, ये कुछ भारी भरकम शब्द होते हैं, लेकिन लोग को जानना जरूरी है। अब इसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, इससे घर चाहने वालों को फायदा होगा क्या? देखिए कुणाल जी, जैसा आप अफोर्डेबल हाउसेज के रिगार्ड बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो हर सिटी में इसको लेकर डिफरेंट पॉलिसीज हैं। सो जो अफोर्डेबल वाले घरों को क्या फायदा होगा, आप ये समझिए सबसे पहले कि बजट किसी एक उसका नहीं होता है कि जी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का। मल्टीपल जो चीजें हैं डायरेक्ट
और इनडायरेक्ट भी इन चीजों को इम्पेक्ट करती है। अब अफोर्डेबल घर की मैं स्पेशली अगर गुड़गांव में पॉलिसीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल जो घर है गुड़गांव, सोहना या गुड़गांव से लगे, दिल्ली से लगे सोनीपत, इस तरह के जो सिटीज हैं उन सिटीज में अफोर्डेबल घर की कीमत लगभग 30 लाख से लेके 50 लाख के बीच में होती है। और कहीं ना कहीं जैसे इस बजट में इनकम टैक्स पे काफी अच्छा रिलीफ मिला है, तो आप जो मैं कहना चाह रहा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी चीजों में बेनिफिट मिलता है। तो 1 लाख कमाने वाले बंदे पे कोई टैक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए वो पूरे ईयर में वो एक जुटा सकता है। तो आप मान के चलिए वो आधा उसका कुछ खर्चा भी होगा। तो कहीं ना कहीं वो अफोर्डेबल घर उसमें ले सकता है। बट मैं साथ में एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं गुड़गांव जैसी सिटी इस चीज को लेके बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। हो सकता था वो चीजें भी ऐड करी जा सके बजट में, अब नहीं करी जा सके, आगे करी जा सके, उन पर रिफॉर्म्स कुछ करे जा सके। क्योंकि जैसे गुड़गांव जैसे शहर में आज 30, 35, 40 लाख में कुछ दे पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए चाहे गवर्नमेंट और कोई पॉलिसीज में रिलैक्सेशन दे सकती थी, चाहे वो ईडीसी आईडीसी के रूप में दे सकती थी, किसी तरह करके उसको सस्ता किया जाए। बट ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं, इसमें भी काफी कुछ उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबल जो हाउसेज हैं वो इनकम से तो इम्पेक्ट करते ही हैं जी। तो अगर 12 लाख रुपए का टैक्स पे कोई 12 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, तो मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं एक जैसे 25% पहले 70-75 था वो, तो वो 25% भी मैं मानता हूँ जी। अगर 30 लाख में बात करूँ तो 6-7 लाख रुपए की उसको कहीं ना कहीं रियायत मिलेगी, तो वो अपने घर में जुटा पाएगा वो पैसे। नहीं, बेशक आप जो कह रहे हैं उस पे तो कहने समझने का ये मतलब है कि स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी तो ओवरऑल विकास होगा ही। लेकिन एक और भी बात है कि आप शहरी विकास की बात करें, आप गुड़गांव का उल्लेख कर रहे हैं, तो शहरी विकास के लिए एक अर्बन चैलेंज फंड वगैरह भी सुनने में आता है। इन सब चीजों से धरातल पर कुछ बदलाव होगा क्या? नहीं, डेफिनेटली धरातल पर बदलाव होगा भी और हुआ भी है। आप पीछे भी जाएं, अगर पूरा मैं आपको बताऊं तो उस पे भी बड़े बदलाव हुए हैं। जो अफोर्डेबल की पॉलिसी स्पेशली, देखिए मुझे ज्यादा जो नॉलेज है वो मेरे स्टेट की ज्यादा है। नहीं ठीक है, आप स्टेट स्पेसिफिक ही बता दीजिए। तो अगर आप बात करो तो 2014 से पहले अफोर्डेबल की कोई पॉलिसी ही नहीं थी हरियाणा में। आप जाके चेक करेंगे तो वो, जबकि पॉलिसी 2017 में लागू हो पाई। तो नई जैसी मनोहर लाल जी की सरकार बनी, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रिफॉर्म्स मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना बिजनेस ही 2014 में स्टार्ट किया था रियल एस्टेट का। तो उस टाइम पे गुड़गांव से लगता हुआ एक शहर है भिवाड़ी, जो राजस्थान में आता है, और वो अफोर्डेबल हाउसेज के लिए बहुत लोगों का टारगेट हुआ करता था। वहां 20-30 लाख रुपए के घर लोगों को मिलते थे। तो उसकी वजह से मैक्सिमम जो रेवेन्यू हरियाणा सरकार का या गुड़गांव जीएमडीए का, वो सारा शिफ्ट भिवाड़ी हो रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटों की आपस में कोई वो है, बट अपने अपने रिफॉर्म्स अपने अपने चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं। तो उसको देखते हुए मनोहर लाल जी की सरकार ने 2014 में एक पॉलिसी अनाउंस करी अफोर्डेबल की। अफोर्डेबल की पॉलिसी वो करते करते लागू होते 2017 हुई। तो उसके तहत बात करो तो वो एक बहुत अफोर्डेबल घर वो पॉलिसी 20 लाख में से 25 लाख में दे पा रही थी। बट अभी उसमें चैलेंजेस थोड़ा सा मुझे लग रहा है, उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस ये है कि फिलहाल वाले प्रोस्पेक्टिव में गुड़गांव में लैंड बहुत कॉस्टली हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं अगर जो चैलेंज फंड की, अर्बन चैलेंज फंड की बात करी जाए तो उस पे सरकार कुछ अर्बन चैलेंज वाले पे देखिए सोच सकती है और कर सकती है। और मैं अभी भी बता दूं तो हमारी गवर्नमेंट तो बड़ी पॉजिटिव है जी, कोई भी रिफॉर्म सुनने के लिए। आप कभी भी, मैंने देखा है पर्सनली भी, मैं इसको मेंशन करना चाह रहा हूँ बात को, कि हमारे यहाँ मिनिस्टरों से बात करो, चीफ मिनिस्टर से हम बात करें तो वो इस चीज को वेलकम करते हैं। बजट से अलग है जबकि ये बात, वो वेलकम करते हैं। कोई नए रिफॉर्म्स के लिए दे आर रेडी। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, और पॉलिसी मेकर्स को तो इस मामले में और संजीदा होने की जरूरत भी है भाई, कि आप किस तरह से कॉमन मैन के नीड्स को और ज्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस कर सके। अब शिवेंद्र साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे साहब, आप ये भी बता दीजिए, एक नया प्रावधान भी लाने की बात कही कि भाई आयकर भाषा को हम थोड़ा सा और सरल बनाएंगे, आयकर वगैरह जो लोग फाइल करते हैं, अनुपालन करते हैं, उसको थोड़ा सा हम इजी करेंगे। अब ये बताइए, कॉमन मैन, एक आम आदमी की पर्सपेक्टिव से मैं हमेशा बात करता हूं, क्योंकि भारत की देश की विविधता ही उसके आम लोगों की खासियत है। ऐसे में आम आदमी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसमें वेरियस क्लॉजेज होते हैं। बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं कर पाते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ सहम जाते हैं कि भाई कब किसके रडार पर आ जाए, नजर पे आ जाए, जाने अनजाने, कोई चाह के कोई ना चाह के।
तो क्या ये जो स्टेप उठाया जा रहा है कि इन चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, इससे कुछ फायदा होगा? कुणाल जी, जैसे सरकार का जो मेन एजेंडा है वो ईज ऑफ कंप्लाइंस को लेके है। हाँ। अगर हम पिछले 2-3 सालों का इम्पैक्ट देखें, सरकार ने 2021 नवंबर में शुरू किया था AIS की स्कीम, जो कि होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। उसके माध्यम से सरकार सारा डेटा एक जगह कोलेट करके लाई थी। इससे ये मदद की, SECs की ये मदद हुई कि उनके पास एटलीस्ट जो भी ब्याज आ रहा था, बैंकों से पैसा आ रहा था, शेयर ट्रेडिंग का था अमाउंट, वो सब एक जगह कंसोलिडेट हो गया। सरकार की इच्छा ये है कि SEC किसी प्रोफेशनल के पास ना जाके पहले स्टेप में अपनी तरफ से खुद इनिशिएटिव ले और डेटा कोलेट करके रिटर्न खुद फाइल करे। इसी के अंतर्गत उन्होंने अपना ई-फाइलिंग पोर्टल चालू करा, जहां पर आज की तारीख में डेटा अपने आप रिटर्न फॉर्म में फिल होके आ जाता है। आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है जी। ऑफ कोर्स एक ये इशू जरूर है कि भाई जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट आज की तारीख में है, सन 1961 का बना एक्ट, पिछले 60 सालों में वो इतना चेंज हो चुका है, इतना अमेंड हो चुका है कि उसमें प्रोवाइजो, कहीं एक्सप्लेनेशन, कहीं कोई सेक्शन का चेंज, कहीं सर्कुलर के थ्रू इतने चेंजेस हैं कि वो एक आम आदमी के लिए समझ पाना आसान नहीं है। इसलिए उनको किसी प्रोफेशनल एडवोकेट CA के पास जाना पड़ता है। इसी चीज को एड्रेस करते हुए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम नया इनकम टैक्स एक्ट सरकार ला रही है, जिसका अब अगले हफ्ते हम देखते हैं क्या लेके आते हैं, रूपरेखा क्या होगी उसकी। और ऑफ कोर्स कमेंट्स के लिए आएगा। नवंबर में मांगे गए थे सबके कमेंट्स उस पर कि आप लोग क्या चेंजेस चाहते हैं, लोगों ने उसके लिए दिए भी। अब नया ड्राफ्ट क्या लेके आ रहे हैं देखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक जो व्यू है वो यही है कि भाई हम चीजों को सरल बनाएं, आदमी अपने आप उस चीज को पढ़ सके, और एक्सपेक्टेड यही है कि कम से कम 100 सेक्शंस तो नए एक्ट में एबॉलिश किए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है, लोगों की उम्मीद है, और शायद यही कोशिश भी है कि इस तरह से चीजों को यदि सिंप्लीफाई करे तो बेहतर होगा। अब देखिए बात, यशस्विनी जी, एक छोटा सा कमेंट हम आपसे भी लेना चाहेंगे। बात कर रहे थे हम बुनकरों की, मीडियम MSMEs की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। हमने देखा है बहुत सारे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट बुनकर हुए। अब कोल्हापुर की बात की जाए, वहां के चप्पल की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे, आगरे के ताले की बात हो गई। इन सारे लोगों को काफी उम्मीदें रहती हैं कि एक रिवाइवल हो सकता है सर्वाइवल के लिए। आपको लगता है कि वैसा कुछ हुआ है? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम उनके उद्योग को बढ़ावा देंगे। क्या वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ आप देख रही हैं जल्दी से? प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक, बट जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव है। आई थिंक निर्मला सीतारमन जी ने पद्मश्री दुलारी देवी का मधुबनी साड़ी भी पहना था आज जी। तो वो एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी देख सकते हैं। अगर आप MSME की बात करें तो 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं। एक जो हुआ है वो क्रेडिट लिमिट जो एक्सटेंशन है वो ऑलमोस्ट डबल की गई है। जो MSME के लिए अभी जो 5 करोड़ का लिमिट था, अभी उसको 10 करोड़ का उन्होंने बढ़ावा दिया है। और जो SC/ST वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, आपने हैंडलूम के बारे में बात किया या छोटे छोटे उद्योगों के बारे में बात किया, तो उनके लिए जो क्रेडिट फैसिलिटी है और जो गारंटीड लोन के जो स्कीम्स हैं उसमें बहुत अच्छी इंटेंशन और अच्छी डिसीजन ली गई है। चलिए, इंटेंशंस और डिसीजंस हमें समझ आ रहा है। नहीं, समझ गए आपकी बात यशस्विनी जी, बिल्कुल। हाँ, अब देखना होगा कि कितना, जैसा और अपने इशारा किया, प्रैक्टिकली कितना फिजिबल है और कितना कुछ दिख पाता है सतह पर, यह भी जरूरी है। आप सभी खास मेहमान का कॉमन मैन, एक स्टेटमेंट में देना चाहूंगी। आप कॉमन मैन के बारे में बात करते हैं, कॉमन वुमेन के बारे में भी बात कीजिए। ठीक, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही इशारा कि आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपने अपने विचारों को रखा, बहुत शुक्रिया। लेकिन यशस्विनी जी, आपका धन्यवाद, आपको कहीं जाना होगा। लेकिन लगातार हम यह बात कर रहे हैं, बजट के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि कॉमन टेक अवेज क्या हैं इस बजट से, एक आम आदमी के लिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एक कॉरपोरेट में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, एक लोगों को इंडस्ट्रीज चलाने वाले, रोजगार देने वाले सभी लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ निकल कर आ रहा है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो लगातार बजट के ऊपर ये नॉन स्टॉप चर्चा जारी है और भी मुद्दों को छूने की, टटोलने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।